हेलो गाइस, वेलकम इन साइंस कॉस्मोस। और आज आपको पता ही चल गया होगा कि हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। लेकिन हाँ, आपने साइंस कॉस्मोस को ज्वाइन किया है या नहीं? अगर जो आपने साइंस कॉस्मोस को ज्वाइन नहीं किया है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, बेल आइकन को क्लिक करना है। और बेल आइकन को क्लिक करने से आप साइंस कॉस्मोस का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। तो प्लीज़ साइंस कॉस्मोस को ज्वाइन करें, जिससे आपके लिए मैं ऐसी वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूँ और आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आपको याद रखना है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से पहले भी दो इवेंट होते हैं। जैसे एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, कौन सा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकेंड होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर जो हम प्री फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि प्री फर्टिलाइजेशन के दौरान जो फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जैसे इनके ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्टेमन और पिस्टिल का मैच्योर होना, फिर उसके बाद उसमें गैमेटोजेनेसिस होना, मीन्स गैमेट की फॉर्मेशन होना, इसके बाद देन पोलिनेशन। तो ये जो स्टेप्स हैं, मीन्स पोलिनेशन रिप्रेजेंट गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक है। तो पोलिनेशन के दौरान गैमेट क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये जो तीन स्टेप्स हैं प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर आपको पता है कि जो हम फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में। अगर जो आपने अभी तक उसे अटैम्प्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन स्टेप होता है, इस दौरान क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग सेल होती है वो जायगोट बनाती है। और जो जायगोट होता है आपको पता है कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है और एक सिंगल सेल होती है जो आगे जाके एम्ब्रियो में फर्दर डेवलप हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि एज ए रिजल्ट जो एम्ब्रियो है वो फिर मॉडिफाइड होकर एक बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है। तो वो हम इसी लेक्चर के अंदर या इससे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। उसके बाद एक फर्टिलाइजेशन और हुआ था वहाँ पे, आपको पता है कि ये तो था सिनगैमी, जिसमें एक फर्टिलाइज एग सेल जायगोट बनती है और जायगोट फर्दर डेवलप होता है किसमें? एम्ब्रियो में। सेकंड जो फर्टिलाइजेशन था दैट इज़ योर ट्रिपल फ्यूज़न, जिसे हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, जिस दौरान क्या हुआ था, जो सेंट्रल सेल थी, अगर जो आपको उसका एप्पल दिमाग में नहीं बन रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर पे जाके उससे ज़रूर अटैम्प्ट करें, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो सेंट्रल सेल थी उसमें जो प्रेजेंट पोलर न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस था, वो जब फर्टिलाइज हो जाता है तो वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कंटेनिंग जो सेल होती है उसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है आपको याद रखना है कि आगे जाके फर्दर डेवलप होती है इनटू एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है। उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली इन नेक्स्ट सेक्शन। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है कि फ्लावर की पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के दौरान। अब उसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो ओवेरी है वो ऑब्वियसली फ्रूट में कन्वर्ट होता है और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन देखने को मिलती है और इसके साथ साथ जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट होती है। तो ये इवेंट्स तो हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर जो हम देखें तो फ्लावर की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक स्टिमुलस है जो फ्लावर की स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह से चेंज कर देता है। जैसे उसमें जो उसके एक्सेसरी पार्ट्स हैं या उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। जैसे पिस्टिल और स्टेमन का जो मोस्टली पार्ट है वो डीजनरेट हो जाता है। सिमिलरली जो पेटल्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन जो कैलिक्स है, हालांकि कैलिक्स एक एक्सेसरी पार्ट था, फोटोसिंथेटिक पार्ट था फ्लावर का, और अगर जो आपके दिमाग में नहीं बन रहा है तो कैलिक्स आपको याद रखना है कि सेपल भी कहते हैं उसको हम। एक्चुअल में जो कैलिक्स है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के दौरान आप बहुत क्लियरली विजुलाइज कर सकते हैं उसका। आप एप्पल अगर जो बनाना चाहते हैं तो आपको कैलिक्स दो फॉर्म में देखना है। एक है परसिस्ट फॉर्म का मतलब जिसमें कैलिक्स जो है आपको एसोसिएट दिखेगा लेकिन वहाँ ग्रो नहीं हो रहा होगा, वो एक रुकी हुई फॉर्म में दिखेगा आपको। जैसे इन केस ऑफ टोमेटो, इन केस ऑफ ब्रिंजल, आपके दिमाग में एप्पल बन भी गया होगा और आप उसमें सेपल को बहुत क्लियरली विजुलाइज कर सकते हैं अपने माइंड में बाई मेकिंग एप्पल। लेकिन इन सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स के केस में ऐसा नहीं है। कुछ फ्रूट्स के केस में आपको याद रखना है कि जो सेपल है या फिर जो कैलिक्स है वो कंटिन्यू ग्रो करता है, और उसकी जो कंटिन्यूस ग्रोथ है अगर जो आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ फ्रूट्स दिमाग में रखने हैं, जैसे फाइसेलिस और टिलेनिया।
फाइसेलिस अभी आपके दिमाग में उसका एप्पल नहीं बन रहा होगा, क्योंकि फाइसेलिस फ्रूट हालांकि आप उसे जानते हैं, उससे अवेयर हैं, उसका एप्पल भी आपके दिमाग में है, लेकिन अभी आप जब तक आपको इमेज नहीं दिखेगी तब तक आप शायद फाइसेलिस को ना समझें, क्योंकि फाइसेलिस का जो फ्रूट है वो पूरी तरह से कैलिक्स से कवर होता है। तो इसलिए कैलिक्स वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप होता है और कंटिन्यू ग्रो करता है, जिस वजह से जो फ्रूट है वो क्या होता है, पूरी तरह से होली कवर्ड हो जाता है। किससे? कैलिक्स से। डिलेनिया के केस में भी जो कैलिक्स है वो कंटिन्यू ग्रो करता है। तो एक बार अब हम नोट्स पे नज़र डालते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, दोज इवेंट्स विच यू कैन ऑब्जर्व आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर स्ट्रक्चर, डेट इज़ ओवेरी का फ्रूट में बदलना, ओव्यूल का सीड में, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो ये स्टेप्स हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है फ्लावर की वो भी पूरी तरह से चेंज हो जाती है, जैसे पेटल्स का डिजेनरेट होना, स्टेमन स्टाइल का डिजेनरेट होना, और वाइदर जो वाइदर शब्द है इसका मतलब होता है कि उनका डिजेनरेट होना, वाइदर अवे। कैलिक्स दो फॉर्म में मैंने आपको बताया, जैसे एक पर्सिस्ट फॉर्म, जैसे एग्जांपल के तौर पे टोमेटो और ब्रिंजल। आपकी मोबाइल स्क्रीन पे टोमेटो और ब्रिंजल में आप देख सकते हैं कि उनकी जो टिप है उसमें आप एप्पल को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियरली विजुलाइज कर रहे होंगे। और अब जो नेक्स्ट फ्रूट आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आए हैं, डेट इज़ वहाँ पर कैलिक्स जो है कंटिन्यूस ग्रो शो कर रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से फाइसेलिस, आई होप आप समझ गए होंगे फाइसेलिस कौन है। तो आप इसका मुझे हिंदी नेम कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, ठीक है। और डिलेनिया और फाइसेलिस ऐसे दो फ्रूट्स हैं जिसमें जो कैलिक्स है वो कंटिन्यू ग्रो करता है और जिसकी वजह से फ्रूट जो है फुल्ली कवर्ड हो जाता है थ्रू कैलिक्स। सो आई होप you will understand about post fertilization event. Now we will discuss about endosperm formation. Now we will discuss about endosperm formation. आपको मैं बता दूं कि एक्चुअल में प्लांट के केस में, एंजियोस्पर्म के केस में डबल फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होता है डबल फर्टिलाइजेशन? क्या सिंगल फर्टिलाइजेशन इनफ नहीं है? जैसे इन केस ऑफ एनिमल सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है और बेबी की डेवलपमेंट होती है, मीन्स जायगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिटस। लेकिन प्लांट के केस में सिनगैमी इज़ नॉट इनफ। ऑब्वियसली सिनगैमी इज़ नॉट इनफ। एक्चुअल में जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो क्यों होता है उसका मैं रीज़न बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में ये एक सिग्निफिकेंस है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है प्लांट के केस में। एक्चुअल में रीज़न ये है कि आप जानते हैं कि सिनगैमी के दौरान किसकी डेवलपमेंट हुई थी? सिनगैमी के दौरान डेवलपमेंट हुई थी किसकी? जायगोट की। चलिए जायगोट वहाँ पे बन गया, लेकिन जायगोट बनना ही इनफ नहीं है। जायगोट जब ही बेटरली डेवलप होगा जब उसे न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर जो उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो डेवलपमेंट कैसे हो सकती है जायगोट की? तो इसलिए सिनगैमी के साथ एक फर्टिलाइजेशन और हुआ था और उस फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या वी कैन से ट्रिपल फ्यूज़न, जिसको मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ। अगर जो आपने प्रीवियस लेक्चर टाइम नहीं किया और मुझे पता है शायद आप ना करें, तो इसलिए मैं एक बार बता रहा हूँ, देख लीजिए आप। लेकिन उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे अगर जो आप समझ लें या अटैम्प्ट कर लें तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। देखिए ज़रा क्या होता है। एक्चुअल में आपको एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर याद होगी और उसमें ये सिनर्जिड्स थे और उनके बीच में एग सेल आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे थे। ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो चुके थे, तो फ्यूज़ होने से एक सिंगल न्यूक्लियस बना था जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से जो सेकेंडरी न्यूक्लियस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर एंटीपोडल सेल्स आपको दिख रही थी। तो ये स्ट्रक्चर थी एम्ब्रियो सैक की, लेकिन हमें यहाँ पर इनके बारे में डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ एंडोस्पर्म के बारे में डिस्कस करना है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक्चुअल सिनगैमी के साथ ट्रिपल फ्यूज़न का क्या रोल है, क्यों हुआ वो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस है कि जायगोट तो बन गया सिनगैमी के थ्रू। सिनगैमी मीन्स फर्स्ट गैमेट का फ्यूज़ होना किसके साथ? एग सेल के साथ, और एज ए रिजल्ट एक डिप्लॉइड सेल का बनना, डेट इज़ जायगोट, एंड जायगोट फर्दर डेवलप इनटू एम्ब्रियो। लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या बताया कि जो जायगोट है अगर जो बन भी गया लेकिन उसकी फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगी, क्योंकि उसके पास तो न्यूट्रिशन है नहीं। तो डेट्स वाई वहाँ पर एक और फर्टिलाइजेशन हुआ था और उस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न या फिर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब उसमें क्या हुआ था? उसमें ये था कि जो हमारा सिनर्जिस है उसको डैमेज करता हुआ जो सेकंड गैमेट था वो यहाँ से सेंट्रल सेल और सेंट्रल सेल से जाने के बाद वो फ्यूज़ हो गया। तो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर आपको दिखे, एन डेट इज़ अ 3N। ये एक ट्रिपलोइड स्ट्रक्चर यहाँ बनी और ट्रिपलोइड स्ट्रक्चर का नाम था PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
और ये जो सेंट्रल सेल आपको दिख रही है, लार्जर सेल आपको जो दिख रही है, इस लार्जर सेल का भी फिर नाम बदल गया। पहले इसे सेंट्रल सेल कहते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन या बिफोर ट्रिपल फ्यूज़न, लेकिन उसके बाद इसको नाम देते हैं हम PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो एक्चुअल में ये जो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हुआ, नाम से पता चल रहा है वेजिटेटिव मीन्स ये एक ऐसा पार्ट था जो बेबी के लिए या जायगोट या एम्ब्रियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए था। और न्यूट्रिशन देने के लिए जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स प्लेसेंटा होता है, इन केस ऑफ जो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके केस में एग होता है, लेकिन इनके केस में क्या है, कुछ नहीं। तो इसलिए याद रखना है कि यहाँ पर PEC की फॉर्मेशन हुई, मतलब जब जायगोट बना तो जस्ट जायगोट के, अगर जो हम देखें तो जायगोट के जस्ट ऊपर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बना, जिसको हम कहते हैं शुरुआत में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो आगे जाके फर्दर डेवलप होके क्या बनाती है, एंडोस्पर्म बनाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एंडोस्पर्म क्यों बना और क्यों वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हुआ। तो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, कि जहाँ एक जगह एम्ब्रियो बन रहा है, जायगोट बन रहा है, उसके साथ एक न्यूट्रिटिव टिश्यू की फॉर्मेशन के लिए या फॉर्मेशन होने के लिए ये फर्टिलाइजेशन हुआ, जिससे बेबी की डेवलपमेंट कंटिन्यू चलती रहे। अब ये थी बात एंडोस्पर्म क्या होता है। तो एंडोस्पर्म आपको याद रखना है ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। अगर जो हम देखें तो ये फूड कैसे स्टोर करता है, फूड इसके पास अपना खुद का फूड नहीं होता। एक्चुअल में एंडोस्पर्म फूड लेता है एम्ब्रियो सैक या फिर ओव्यूल की दो स्ट्रक्चर से, एक तो न्यूसिलस और एक इंटीग्यूमेंट। अगर जो आपको याद नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूँ, ये इंटीग्यूमेंट्स हैं, इनसे भी वो न्यूट्रिशन लेता है। और एक जस्ट माइक्रोपाइल जहाँ पर क्या है, इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होता है, उसके जस्ट अपोजिट में जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, चालाजा कहते हैं। तो चालाजा के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में न्यूसिलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या होता है, न्यूसिलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो एक तो यहाँ से एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन लेता है और एक इंटीग्यूमेंट से न्यूट्रिशन लेता है, जिसके ज़रिए फिर वो बेबी की डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। एंडोस्पर्म का रोल यहीं तक नहीं है, एंडोस्पर्म एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान हार्मोन सोर्स भी होता है प्लांट के लिए, बेबी प्लांट के लिए, एम्ब्रियो के लिए। मीन्स एक्चुअल में आपको पता है कि जब लीफ नहीं होंगी वहाँ पे तो हार्मोन्स कैसे सिंथेसाइज होंगे, तो उन हार्मोन्स को प्रिपेयर करने के लिए एंडोस्पर्म वहाँ होता है। साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन का मेजर सोर्स होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान, कौन, एंडोस्पर्म। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो एंडोस्पर्म होता है इसकी एक और स्ट्रक्चर होती है जो मैं आपको डिस्कस करूँगा इन हायर लेवल लेक्चर। तो उसमें आप एंडोस्पर्म होस्टोरिया के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में, एंडोस्पर्म होस्टोरिया। ये एक जाइंट टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका मेजर फंक्शन होता है कि न्यूसिलस में जाके या फिर इंटीग्यूमेंट्स में जाके एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जिससे एम्ब्रियो जो है वो फर्दर डेवलप हो चुका है। जब तक डेवलप होगा, जैसे ही कोटिलिडोन की फॉर्मेशन होगी, फिर देन आई थिंक एंडोस्पर्म मे बी परसिस्ट और टोटली कंज्यूम्ड। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म एंड हाउ कैन एंडोस्पर्म डेवलप इनसाइड या ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब एक बार नोट्स पर नज़र डाल लेते हैं। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन या एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। द फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, आपको पता ही है फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन का जो सिग्निफिकेंस है उसमें जो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हुआ उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि जिससे जायगोट को एक एडिशनल टिश्यू उसके साथ रहे, जिससे उसकी डेवलपमेंट के दौरान उससे न्यूट्रिशन कंटिन्यू मिलता रहे। इसके बाद फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इन सीड प्लांट, द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ड्यूरिंग वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू PEC। PEC की फुल फॉर्म आपको पता ही है, अगर जो नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, और पता है तो भी कमेंट करके बताइएगा। हैविंग ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को हम इन अदर टर्म्स क्या कहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल फंक्शन और बताए थे मैंने, जैसे एंडोस्पर्म जो है बाय द हेल्प ऑफ एंडोस्पर्म होस्टोरिया, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एंडोस्पर्म होस्टोरिया जो है वो न्यूसिलस और जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं उनसे फूड लेकर किसको ट्रांसफ़र कर देता है, जायगोट को ट्रांसफ़र कर देता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सीड्स। आपको पता है कि जो सीड्स होते हैं एक्चुअल में डबल फर्टिलाइजेशन का एक प्रोडक्ट है, और आपको याद रखना है कि जो सीड्स होते हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म
इनिशियल स्टेज में एम्ब्रियो को नरिश करता है, मींस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन आफ्टर मींस अगर जो हम देखें तो इन सम प्लांट्स जो एंडोस्पर्म है वो पूरी तरह से कंज्यूम भी हो सकता है और शायद मे भी परसिस्ट, मींस बचा भी रह सकता है। तो इसी बिहाफ पे हमने जो सीड्स हैं उन्हें दो कैटेगरी में डाला। पहला है नॉन एक्सा एल्बुमिनस, एक्सा एल्बुमिनस कह लो या नॉन एल्बुमिनस कह लो। ये वो सीड्स होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम्ड हो जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स भी कहा जाता है। ऐसे सीड्स के अंदर कोटिलिडोन की फॉर्मेशन हो जाती है जिसके बाद एंडोस्पर्म की ज़रूरत नहीं रहती, मीन्स फिर ऑब्वियसली जो एम्ब्रियोनिक पार्ट है कोटिलिडोन वो उसको फर्दर नरिश करता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे पी और ग्राम। तो पी और ग्राम के जो सीड्स होते हैं उनके केस में आप याद रखना कि टू क्लियर सिमेट्रिकल कोटिलिडोन्स आप वहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका आप एप्पल बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, जिनको हम एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं। ये वो सीड्स होते हैं जिनके अंदर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उस दौरान जो एंडोस्पर्म है वो बच्चा रह जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैस्टर्स, सीरियल्स और कोकोनट। इसके बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि इनके अंदर आप बिल्कुल क्लियर विजिबल कर सकते हैं किसको, एंडोस्पर्म। तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि दीज टू टाइप्स ऑफ सीड्स प्रेजेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। तो एक बार नोट्स पर नज़र डाल लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको याद रखना है कि टाइप्स ऑफ सीड्स की जब हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्ट और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म इन सीड्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। दीज आर टू टाइप्स। पहला एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस। इन दिस टाइप्स ऑफ सीड्स एंडोस्पर्म परसिस्ट, एग्जाम्पल कैस्टर्स, सीरियल्स और कोकोनट। सेकेंड है नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्सा एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस, ठीक है। तो एक्चुअल में इन दिस टाइप्स ऑफ सीड्स एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम्ड या एब्जॉर्ब बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड फूड रिजर्व गेट्स स्टोर्ड इन द कोटिलिडोन। मीन्स वहाँ पर अब जो एम्ब्रियो की फर्दर डेवलपमेंट है उसके लिए कोटिलिडोन प्रेजेंट है, तो डेट्स वाई दे डोंट नीड एक्स्ट्रा एंडोस्पर्म। तो इसके एग्जांपल आपके यहाँ रखने हैं जैसे पी या फिर ग्रैम, जिसके अंदर आपको सिमेट्रिकल कोटिलिडोन बहुत क्लियरली विजुलाइज होंगे। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट टाइप्स ऑफ सीड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एम्ब्रियोजेनी। जैसे कि आपको पता है एम्ब्रियोजेनी को इन अदर टर्म्स हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कहते हैं, और ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसे, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में हम प्रीवियस लेक्चर में डबल फर्टिलाइजेशन हमने स्टडी करा था, तो उसमें आपको याद होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान दो फर्टिलाइजेशन हुए थे। एक को हम सिनगैमी या फिर जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं और एक को हम ट्रिपल फ्यूज़न या फिर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एक्चुअल में उस दौरान आपको याद रखना है कि वहाँ पर जायगोट की फॉर्मेशन हुई थी। जायगोट की फॉर्मेशन जिस लोकेशन पर हुई थी वो था माइक्रोपाइलैंड, जहाँ पर एक फर्टिलाइज एग सेल एक सिंगल सेल्यूलर स्ट्रक्चर को बनाता है जिसे हम जायगोट कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक्चुअल में और उसी दौरान एक स्ट्रक्चर और बनी थी जो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन का एक प्रोडक्ट था जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। क्योंकि आप जानते हैं कि एक डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है या फिर जो जायगोट है उसके साथ एक न्यूट्रिटिव टिश्यू का बनना भी बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए ये डबल फर्टिलाइजेशन का एक सिग्निफिकेंस है जिसमें दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, जो एक ओरिजिनल फर्टिलाइजेशन को दर्शाता है और एक ऐसे फर्टिलाइजेशन को दर्शाता है जो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू की फॉर्मेशन को करता है। तो डेट्स वाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि उस दौरान जब आपने उस स्ट्रक्चर को देखा तो कुछ ऐसा आपको देखा होगा। ये हमारा एम्ब्रियो सैक था और ये हमारे इंटीग्यूमेंट्स थे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक डायग्राम होगा, उसमें आप ये वही जायगोट दिख रहा है, बस ये अब इसकी शेप बदल गई। आप देख सकते हैं इसमें ये जो शेप आ रही है डेट इज़ हर्ट शेप आ रही है आपके सामने। तो ये हर्ट शेप्ड एम्ब्रियो है। मेरा इस इमेज को दिखाना पर्पज़ सिर्फ इतना है कि आप देख सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर कैसे चेंजेस आते हैं। ऐसे ही आप उसके सराउंडिंग में कुछ न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, कुछ ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे दिख रही होगी। ये रिप्रेजेंट करता है एंडोस्पर्म को। आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर कर लेता है। अंडरस्टैंड।
और यहाँ पर रेडिकल, प्लूम्यूल, ये रेडिकल है, यहाँ पे आपको प्लूम्यूल दिख रहा होगा, ये कोटिलीडोन है। तो डेट्स वाई ये स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। मीन्स कहने का ये कि जो जायगोट है अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको याद रखना है जब जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है। डेट्स वाई उस दौरान ये डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरती है। जैसे पहली स्टेज जो होती है डेट इज़ अ प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज, सेकेंड स्टेज होती है ग्लोबुलर स्टेज, एंड थर्ड वन इज़ योर हार्ट शेप्ड स्टेज, फोर्थ टॉर्पीडो, एंड फिफ्थ वन इज़ योर मैच्योर एम्ब्रियो। तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे जो सेकंड इमेज है उसमें आप देख सकते हैं कि एक जायगोट जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर वो डिफरेंट स्टेजेस से होता हुआ एक मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सीक्वेंस एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मैच्योर एम्ब्रियो के बारे में। तो आपको समझ आ गया होगा, पहले जायगोट आता है, जायगोट के बाद फिर दैन प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो आता है, और ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद आप देख सकते हैं फिर उसके बाद आपको हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो दिख रहा होगा, फिर टॉर्पीडो, एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो। तो मैच्योर एम्ब्रियो एक्चुअल में मैच्योर एम्ब्रियो को आप अगर जो एम्ब्रियो सैक के अंदर देखेंगे, इनसाइड ओव्यूल देखेंगे, तो उसका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू आपकी मोबाइल स्क्रीन पे है। उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मैच्योर एम्ब्रियो उसके अंदर कैसे कवर है, पूरी तरह से कवर हुआ पड़ा है वो वाई इंटीगुमेंट्स। अब आपको याद रखना है कि मैच्योर एम्ब्रियो एक्चुअल में दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। एक तो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ई मीन्स एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एक होता है कोटिलीडोन। अब ये कोटिलीडोन और एम्ब्रियोनल एक्सिस के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो एक्चुअल में आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाया गया है, तो उसमें कुछ डायग्राम में इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे दिखाई दे रही होगी। एक्चुअल में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है वो भी दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो प्लूम्यूल और एक रेडिकल। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है, दो चीज़ों से, एक तो प्लूम्यूल और एक रेडिकल। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है डेट इज़ प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो है डेट इज़, और आपको याद रखना है कि प्लूम्यूल को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो एपिकोटाइल और एक हाइपोकोटाइल। अंडरस्टैंड? तो प्लूम्यूल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। जब हम एपिकोटाइल रीजन ऑफ एम्ब्रियो को डिस्क्राइब या डिफाइन करते हैं तो आपको याद रखना है ये वो रीजन होता है एम्ब्रियो का या एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो कोटिलीडोन के ऊपर होता है। कहाँ होता है? कोटिलीडोन के ऊपर होता है। आप देख सकते हैं कोटिलीडोन रीजन है, और कोटिलीडोन रीजन के ऊपर वाला जो रीजन है डेट इज़ एपिकोटाइल, और कोटिलीडोन के नीचे वाला डेट इज़ हाइपोकोटाइल। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है डेट इज़ रेडिकल। आप देख सकते हैं कि रेडिकल आपको नीचे दिख रहा होगा, और रेडिकल के एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हम रूट कैप कहते हैं। रूट कैप रेडिकल की टिप पर होती है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करती है। और यहाँ पर दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होंगी, इन दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम कोटिलीडोन कहते हैं, और यहाँ पर दो हैं, डेट्स वाई इसको हम डाइकोटिलीडोन कहते हैं। तो डेट्स वाई डाइकोट है ये, और इनको हम सीड लीव्स भी कहते हैं। याद रखना है सीड लीव्स, इसको जो कोटिलीडोन्स होती हैं उनको हम एम्ब्रियो की सीड लीव्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? और इसको अगर जो आप बेटरली समझना चाहते हैं एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को, तो आपको उसके बराबर में एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि जब एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है, मतलब सीड जर्मिनेशन हो जाता है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि कोटिलीडोन के ऊपर वाला रीजन एपिकोटाइल है और कोटिलीडोन के नीचे वाला रीजन जो है डेट इज़ हाइपोकोटाइल। अंडरस्टैंड? तो हाइपोकोटाइल रेडिकल या रूट के ऊपर भी दिख रहा होगा आपको, और कोटिलीडोन के नीचे। इसी तरीके से जो एपिकोटाइल है वो जो फर्स्ट लीफ है उसके जस्ट नीचे वाला, और कोटिलीडोन के ऊपर वाले रीजन को हम एपिकोटाइल कहते हैं। तो आपको ये बैटल विजुलाइज होगा जब हम एक जर्मिनेटिंग सीड के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट डाइकोट एम्ब्रियो। नेक्स्ट जो एम्ब्रियो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है मोनोकोट एम्ब्रियो। अब जब हम मोनोकोट एम्ब्रियो की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि मोनोकोट एम्ब्रियो में
एक ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखनी है, उस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ऐसी कोई स्ट्रक्चर वहाँ पर दिख रही होगी आपको। तो यहाँ पर सो आई होप, अब यहाँ पर आपको यह रखना है कि इसकी जो ऊपर वाली कवरिंग है इसे एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग कहते हैं, जिसे कोलियोप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल के जस्ट नीचे आपको एक पार्ट दिख रहा होगा जिसे सूट एपेक्स कहते हैं। सूट एपेक्स के बाद नीचे आपको एपीब्लास्ट दिख रहा होगा। एपीब्लास्ट के नीचे रेडिकल, रेडिकल के जस्ट नीचे आपको रूट कैप दिख रहा होगा, और रूट कैप के नीचे आपको कोलियो राइजा दिख रहा होगा। और एक वन साइडेड स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी जो काफ़ी ज़्यादा लेंथ में लंबी है, तो उस स्ट्रक्चर को हम स्क्यूटेलम कहते हैं। अब हम बात करते हैं, एक्चुअल में ये जो स्क्यूटेलम है ये मोनोकोट का कोटिलिडोन होता है। तो ध्यान रखना है, कोटिलिडोन ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो इज नोन एज स्क्यूटेलम। कोलियोप्टाइल सूट एपेक्स की प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। फिर आपको याद रखना है कि रेडिकल की प्रोटेक्टिंग कवरिंग रूट कैप है, और रूट कैप मीन्स पूरे रेडिकल को जो प्रोटेक्ट कर रहा है डेट इज़ कोलियो राइजा। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और आपको दिख रही है जिसे हम एपीब्लास्ट कहते हैं। आपको याद रखना है कि एपीब्लास्ट वो स्ट्रक्चर है जो वो फंक्शन परफॉर्म करती है जो डाइकोट के केस में एंडोस्पर्म करता है। डैट मीन्स जो एंडोस्पर्म है उसे हम सेकेंड कोटिलिडोन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एम्ब्रियो को उस दौरान न्यूट्रिशन देता है जब एम्ब्रियो सिंगल सेल्यूलर स्टेज से मल्टी सेल्यूलर स्टेज में कन्वर्ट हो रहा होता है, जब कोटिलिडोन नहीं बनते। तो डेट्स वाई उसे हम सेकंड कोटिलिडोन भी कह सकते हैं एंडोस्पर्म को। तो इन केस ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो जो एपीब्लास्ट है वो सेकंड कोटिलिडोन है। मीन्स ऑब्वियसली अगर जो हम देखें तो ये स्क्यूटेलम तो जब बना जब एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप हुआ, लेकिन एम्ब्रियो जब यूनिसेल्यूलर स्टेज में था या उस दौरान जब वो मल्टी सेल्यूलर स्टेज में बदल रहा था तो उसे एडिशनल न्यूट्रिशन तो चाहिए था, तो उस दौरान एपीब्लास्ट उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो डेट्स वाई एपीब्लास्ट यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है? एंडोस्पर्म की तरह काम कर रहा है, जो डाइकोट एम्ब्रियो के केस में आपने स्टडी करा था। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो इन केस ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट। नाउ अब हम थोड़ा सा यहाँ पर एम्ब्रियोजेनी के नोट्स पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियोजेनी क्या होता है। एम्ब्रियो develops at the micropyle end of the embryo sac where zygote is formed. I hope you will understand. Now the embryo formation starts after a certain amount of endosperm is formed, क्योंकि ये बनना ज़रूरी है क्योंकि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। इसके बाद आपको याद रखना है फॉर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। नेक्स्ट द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट सिमिलर इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट सीड में आपको ध्यान रखना है कि जो अर्ली स्टेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है। इन डाइकोट एम्ब्रियो जो जायगोट होता है जब वो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है तो डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है, जैसे जायगोट से प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर हर्ट एम्ब्रियो एंड देन टॉर्पीडो एंड मैच्योर एम्ब्रियो। फिर मैच्योर एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज़ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलिडोन। इसमें जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, प्लूमोल और रेडिकल। प्लूमोल में आपको याद रखना है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल कौन सा पोर्शन होता है? द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडोन्स, जो कोटिलिडोन्स के लेवल से ऊपर होता है उसको हम एपिकोटाइल कहते हैं। हाइपोकोटाइल द पार्ट ऑफ द प्लूमोल ऑफ एन एम्ब्रियो प्लांट बीनीथ द स्टाक्स ऑफ द कोटिलिडोन, बीनीथ द स्टाक्स ऑफ कोटिलिडोन। ये स्टाक्स हैं, इनके जस्ट बीनीथ जो दिखेगा डेट इज़ हाइपोकोटाइल, ठीक है। एंड अबव द रेडिकल, now radical produce further root system in future cover with root cap at the root tip. In monocote embryo the embryo has only one cotyledon जिसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं, located one side of the embryonal axis. Shoot apex covered by coleoptile, root apex covered by coleorhiza. Epiblast second cotyledon of monocote, second cotyledon of monocote. Nourishes the developing embryo, that is the function of endosperm in case of dicote.
embryo, or in case of monocot embryo, the function of epiblast similar to endosperm of dicot embryo. So I hope you will understand about the whole lecture of एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. सो अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा. और अगर जो आपने अभी तक साइंस कॉस्मोस ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ साइंस कॉस्मोस को ज्वाइन करें, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस.